हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए की थी। तो आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए करेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो n d ऑर्बिटल को यूज करेंगे, यानी कि आउटर मोस्ट शेल की d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जो यूज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। हाई स्पिन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो उन सब की स्पिन्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास कॉम्प्लेक्स की स्पिन जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल है हमारे पास हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3। अब हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 है, तो इसमें हम सबसे पहले बेटे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 है तो हमारा ये 3d74s2 है। अब यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट जो है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो पहले हम लोग कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d74s2। अब क्योंकि हमारे इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है, +3 है, तो अब हम लोग +3 के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब +3 के लिए तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये s से भगा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा d से भाग जाएगा, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच गए कितने, हमारे पास कोबाल्ट 3+ के लिए इलेक्ट्रॉन्स बचे 3d6। तो अब 2 यहाँ से भगाए, 1 यहाँ से भगा दिया, तो कोबाल्ट 3+ बन गया बेटा हमारा 3d6। अब जो है 3d6 है और हमारे पास लीगेंड्स भी 6 है, तो हमको 6 ऑर्बिटल्स तो खाली चाहिए ही चाहिए कोबाल्ट के पास, ताकि 6 के 6 लीगेंड्स यानी कि 6 के 6 लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स वहां पे दे सकें, डोनेट कर पाए। ठीक है, तो अब देखो 3d6 है हमारा, तो हम पहले ऐसे लिखते हैं 1 2 3, 5 हमने 3d की बना दी और ये हमने बना दी 5 हमने d की बना दी है अपनी ऑर्बिटल्स, जो कि हमारा 3d है। और फिर हम लोग बनाएंगे 4s की, 4s की एक ही ऑर्बिटल और ये 4p की ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3d 4s एंड 4p। सो कोबाल्ट 3+ में हमारे पास, अब जब हमारे पास 3d6 है तो हम पहले पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो 6th वाला हमारा ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3d6 हो गया। अब हमको 6 और ऑर्बिटल्स चाहिए। अब जो ये फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं करा सकते। तो हमारे पास 1 2 3 4, 4 ही ऑर्बिटल्स खाली हैं, लेकिन हमको चाहिए कितनी बेटा, हमको चाहिए 6 ऑर्बिटल्स। तो हम इसको क्या करते हैं, एक और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगली ऑर्बिटल लिख लेंगे, तो 1 2 3। अब जो वीबीटी थी ना, वीबीटी ने ये चीज कैसे बताई, वो उसने मैग्नेटिक मूवमेंट से, जब इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट चेक किया गया तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट मिला। तो क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट मिला, तो उससे पता चला कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ये वाले d ऑर्बिटल्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हमारे पास ये 3d वाले यूज नहीं होंगे तो हमारे पास सिर्फ कौन से यूज हो जाएंगे बेटे, 4s 4p एंड 4d वाले। ठीक है, तो अब एक हमारा फ्लोराइड जो है आयन, वो यानी कि लीगेंड इसमें देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे वाला इसमें देगा, तीसरे वाला इसमें, 4th वन इसमें, 5th वन इसमें और 6th वन इसमें। तो हमारे पास अब 4d यानी कि आउटर ऑर्बिटल्स यूज हो गई हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज sp3d2। तो ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, अब क्योंकि 4 बेटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका स्पिन ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि स्पिन पेयर्ड नहीं है ज्यादा,
इसीलिए हम इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं कि भाई पेयर्ड स्पिन नहीं है, सिर्फ हमारी फ्री स्पिन है, तो ये हमारा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसको हाईली पैरामैग्नेटिक, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक। समझ आया? तो जो भी हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या यूज करते हैं बेटे, आउटर मोस्ट शेल की डी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स की उनमें पेयरिंग नहीं होती, इसीलिए हाई स्पिन रहता है। अब क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है तो स्पिन पेयर्ड नहीं है, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, एक बार आप इसे देख लीजिए। अब एक और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हम लोग एग्जांपल करेंगे, वो है हमारा हेक्सा एक्वा फेरस 2 आयन। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयरन। आयरन हमारा बेटे 26 है, 26 6 आ रहा है ना, इसका मतलब 3d6, 3d6 4s2, तो हमारे पास आयरन हो गया 3d6 4s2। अब 3d6 4s2 है, आयरन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम Fe2 प्लस के लिए क्या लिखेंगे, 3d6। अब वापस वही 3d6 हमारे को, और हमारे पास आयरन वाटर भी जो है ना वो क्या है बेटे, वीक लिगेंड है विद आयरन। ठीक है, वैसे ये मॉडरेट कैपेसिटी का होता है, मॉडरेट स्ट्रेंथ का लिगेंड है, बट यहाँ पे ये हमारा वीक लिगेंड है। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हमको यूज करनी है वो हम 4d वाली यूज करेंगे, ना कि 3d वाली। तो 3d में हमारे पास 1 2 ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 के 6 देख रहे हो ना। अब हमारे पास खाली हमें चाहिए कितनी बेटा, हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 6 ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि 6 लीगेंड्स हैं। अब 6 लीगेंड्स हैं तो हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वापस क्या हो गई, sp3d2, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि 4 अनपेयर्ड हैं इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, हाईली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास भी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, सो इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, फिर हमने देखना है कि भाई कितने लीगेंड्स लगाने हैं। अब लीगेंड्स लगाने हैं तो ये देखना है कि भाई लीगेंड्स पेयरिंग करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, नहीं करा पाएगा तो हम उनको पेयर नहीं करते और आउटर डी ऑर्बिटल को यूज कर लेते हैं। अब FeH2O6 3+, फटाफट आप लोग ये करो, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास Fe3+ स्टेट में है। अब Fe3+ स्टेट में है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d5। अब हमारे पास 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पिछले वाले कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा होगा, तो ये हमारे पास फिर से हाईली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा विथ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी क्योंकि जो वाटर है एज ए लीगेंड, ये जो है पेयरिंग बिल्कुल नहीं करा सकेगा, तो तुमको ये ध्यान देना है कि भाई क्या पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा वाटर विल एक्ट एज अ वीक लीगेंड जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कराएगा, और क्योंकि जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही बच्चे तो ये हमारे पास और कोई चांस ही नहीं है। भाई पेयरिंग हो जाती तो अंदर की डी ऑर्बिटल्स खाली हो जाती। अब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, अगर हम ये कहें कि भाई
नहीं 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 नहीं, हम तो शेयरिंग करके नहीं सोएंगे, तो कैसे? उनको हमें ड्राइंग रूम में ही सुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम ये चीज है कि अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये भी हमारा sp3d2 वाला है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब है बेटे हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मींस कितने लीगेंड्स? 4 लीगेंड्स, ठीक है? और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है टेट्राहेड्रल में? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हमारे पास जो लीगेंड कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे टेट्राहेड्रल हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका रहता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो ये जो है हमारा, दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल। और इसके अंदर बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देता देता नहीं है बेटे, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस मेटल से ले भी लेता है, यानी कि इट इज अ डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। तो ये एक्सेप्ट भी कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। और ये हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल हो ना तो भी उसके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना देगा, ठीक है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप की खासियत है कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल है तो भी उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सा लीगेंड है जो 0 में भी बना देगा कॉम्प्लेक्स। तो 0 में बनाने वाला हमारा यही है। अब निकल का कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग बताओ क्या होता है फटाफट। निकल मींस 28, 28 मींस 8 आ गया, 8 आ गया तो 3d8, 3d8 4s2। अब 3d8 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या है? बिल्कुल 0 है, यानी कि हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो अब हम लोग लिखते हैं फटाफट। ये हमने निकल बनाया 1 2 3 4 5, ये हमने बनाया 4s और ये हमने बना दिया बेटा 4p। तो 3d में हमारे पास कितने? 8, 4s में हमारे पास कितने? 2 और 4p हमारा खाली है। अब जो हमारा कार्बोनिल है ना बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, तो ये पेयरिंग कराएगा ही कराएगा। तो अब 3d8 तो है ही, पहले 1 2, जब भी लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, फिर पेयरिंग करानी है। आप 3d8 करना है ना, 5 थे पहले, 6 7 एंड 8। अब हमारे पास 4s2 में भी है, ठीक है? अब हमें कितने लिगेंड्स लगाने हैं? 4। ऑर्बिटल हमारे पास खाली हैं 3। अब हमने क्या करना है? ये वाली एक ऑर्बिटल खाली करनी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, ठीक है? तो जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अब आ जाएगा 1 2 3 4। तो अब हमारी d ऑर्बिटल सारी की सारी फुली फिल्ड हो गई, क्योंकि s वाले भी कहाँ शिफ्ट हो गए? d में शिफ्ट हो गए। और 4s तुम्हारी खाली हो गई बेटे। अब जब 4s हमारी खाली हो गई है तो हमें तो 4 ही तो ऑर्बिटल्स चाहिए, है ना? 4s एक हो गई, 4p पहले से ही खाली थी। तो जो हमारा लीगेंड है वो कहाँ आ जाएगा? लीगेंड विल कम हेयर। तो 1 2 3 4। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, तो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है? फिर क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है तो ये हमारा डायामैग्नेटिक हो गया, because there is no unpaired electron, so this complex is diamagnetic, ठीक है? अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक और हम करेंगे NiCl4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारा जो निकल है ना बेटे वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ में है। तो निकल था हमारा 3d8 4s2। अब क्योंकि 2 गायब हो गए तो सिर्फ क्या बच गया बच्चे? 3d8।
अब 4s वाला खाली हो गया, खाली होते ही क्या हुआ, इधर देखो, अब हमको 4 ही तो ऑर्बिटल्स चाहिए और 4 हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास अब 4 खाली हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले एक एक भर दो बेटा, ठीक है, 3d8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमारे पास 8 हो गए। अब ये 2 खाली, ठीक है, 2 अनपेयर्ड, तो अब हमारा जो क्लोरीन है ना वो बहुत वीक भी है, दूसरा हमें 4 ही चाहिए, लिगेंड्स 4 ही लगाने हैं, अब हमें जरूरत ही नहीं है कुछ पेयरिंग कराने की, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया दैट इज sp3, तो ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटे, समझ आया, तो sp3। अब देखो पिछला वाला कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनिल निकल, वो भी sp3 था, निकल का ही था, वो तो था तुम्हारा डायामैग्नेटिक, और लेकिन ये है बेटे हमारा पैरामैग्नेटिक। अब एग्जामिनर यही क्वेश्चन दे देता है कि भाई why and tetra carbonyl nickel is diamagnetic whereas the similar complex of the nickel tetrachloridonickelate 2 it is पैरामैग्नेटिक, वाई, तो तुम लोगों ने बिना मुश्किल नहीं है, तुमने बस ध्यान देना है कि भाई क्लोरीन वीक है, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है, वहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2, यहाँ 4 की 4 ऑलरेडी खाली है, हमें कुछ नहीं कराना, इसलिए ये हमारा पैरामैग्नेटिक है और वो हमारा डायामैग्नेटिक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों को ये आना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है कि दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, दोनों में ही 4 लिगेंड्स हैं, दोनों ही निकल के कॉम्प्लेक्स हैं, बट फिर भी हमारा एक डायामैग्नेटिक है और दूसरा पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें क्वेश्चंस हमारे इसी टाइप से आते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटे हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट स्क्वायर प्लेनर में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है हमारी DsP2, तो DsP2 है, फिर से हमारा निकल का आ गया टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, अब टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 मींस निकल इज इन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इट इज 3d8, ठीक है, तो 3d8 तो है, लेकिन हमारी हाइब्रिडाइजेशन जब इसकी ज्योमेट्री चेक की गई या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक किया गया तो इसने डायामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाया। अब अगर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता तो इसका मतलब sp3 होता, लेकिन साइनाइड जो है बेटा वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो क्या होगा, तो ये पहले जब वीबीटी थी ना तब तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर से पता लगाते थे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लेकिन अब साइनाइड तुम्हारा जो है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है बेटे। अब जब साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो बिना पेयरिंग के वो रहेगा नहीं, वो उसने क्या कर देना है, इसकी पेयरिंग करा देनी है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा, यहां भेजते ही हमारे पास क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए। अब हमारे पास 10 कैसे, हमारे पास तो 8 ही है, ठीक है, तो 8 हो गए हमारे पास, एक ऑर्बिटल हमारी रह गई खाली, खाली रह गई, और हमें 4 लिगेंड्स लगाने हैं, तो हमारे पास देखो बेटा 4 लिगेंड्स लगाने हैं, तुम लोगों को 4 ही तो ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो अब हम लगा देते हैं फटाफट, देखो एक लिगेंड यहाँ, दूसरा लिगेंड यहाँ, तीसरा इधर और चौथा इधर, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चे, DsP2, और ये भी हमारा आ गया डायामैग्नेटिक, समझ आ रहा है,
तो ये था बेटे हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से डायामैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, आप अब एक और कॉम्प्लेक्स है हमारा ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ हमारा कॉपर 2+ स्टेट में है, ठीक है। अब कॉपर 2+ में है तो इसका मतलब 3d9 हो गया, क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ। 3d10 4s1। अब कॉपर हमारा 2+ में है तो एक तो हमारा, अब देखो कॉपर हमारा अगर 3d10 4s1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही 3d9 ही तो बचेगा। अब जब 3d9 बच गया तो अब देखो अब कैसे ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग तो कहोगे नहीं, है ना। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट से भी पता है नहीं चल पाया था कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसका एक्सरे एनालिसिस जब हुआ, इसके स्ट्रक्चर का एक्सरे स्टडीज जब हुई, तब पता चला कि चारों अमोनिया दे आर कोप्लेनर, मींस वो चारों एक ही प्लेन में है। टेट्राहेड्रल में एक प्लेन में होते नहीं है। अब चारों एक प्लेन में है, अभी देखते हैं। देखो आप 3d9 पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, देन 6 7 8 एंड 9। अब ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो बेटे sp3 बनेगी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट भी बता रहा है कि जी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, वो भी सब चल रहा है। तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट वाला भी जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। फिर जब इसका एक्सरे स्टडीज किया गया तो पता चला कि भाई नहीं, ये तो sp3 है ही नहीं, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। तो एक नई थ्योरी दी गई, नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि जो ये डी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो अगली 4p में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अभी भी ये कंट्रोवर्शियल है, बट क्योंकि एक्सरे स्टडी में इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर प्लेनर ही पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि वहां पे तो एक्सेप्शन ही, अब केमिस्ट्री हमारा एक्सेप्शन से भरा पड़ा है और मोस्टली एक्सेप्शन ही एग्जाम में आ जाते हैं। तो एक्सेप्शंस पे तुम लोग बहुत ज्यादा फोकस किया करो और अच्छे से उनको याद रखा करो कि हाँ यहाँ चेंज है तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो खुद से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगाने के लिए ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अब ये हमारे पास 3D है तो बाद में इन्होंने क्या करा कि जी क्योंकि सब कोप्लेनर हैं, इसका और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। अब इसका मतलब एक नई चीज जोड़ दी गई, उन्होंने क्या जोड़ा कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहां से भाग के इस 4p में आ गया। अब 4p में आने के बाद क्या हो गया बेटे, अब हमारा लिगेंड 1 2 3 और 4, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, S DsP2। और ये हमारा पैरामैग्नेटिक भी हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही है तो ये पैरामैग्नेटिक भी है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, DsP2। पता कहां से चला, फ्रॉम द एक्स-रे स्टडीज। क्योंकि अगर हम सिंपल अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते या फिर कौन कौन सी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं या कौन कौन सी खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए थी sp3, लेकिन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब लिमिटेशंस करते हैं बेटा। लिमिटेशंस हमारी वीबीटी की क्या क्या है। सबसे पहला, कुछ केसेस में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो मैच नहीं करी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और वीबीटी वाली वैल्यूज। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट से निकाली हमने और जो वीबीटी से निकाली, कई केसेस में वो मैच नहीं करी। दूसरा, कलर, कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं, मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे आर कलर्ड, लेकिन ये हमारी वीबीटी बता नहीं पाई थी। दूसरा कि भाई थर्मोडायनामिकली कोई कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल है,
या काइनेटिकली कोई हमारा क्यों स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में भी इसने हमें कुछ नहीं बताया था। और जैसे ये है हमारा कि व्हाई दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड, जबकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जनरली क्या होता है बेटे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना वो कम स्टेबल होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन ये फिर भी एक स्टेबल कंपाउंड है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये जो हमारी वीबीटी थी वो इस चीज को बता नहीं पाई थी। दूसरा, इसने हमें ये नहीं बताया कि भाई टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, जैसे अभी हमने पीछे किया तो वो हमें तो टेट्राहेड्रल लग रहा था लेकिन वो क्या था, स्क्वायर प्लैनर। तो यहाँ पे ये हमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बता पाया था स्क्वायर प्लैनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। और जो ये है कि कोई अब ये हमारा मैंगनीज का ही है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सेम मेटल 6 लिगेंड, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम मेटल 6 लिगेंड्स, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एक हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए हमने इसके बाद एक और थ्योरी आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और जब थ्योरी आई तो वो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट